महंगाई का मुद्दा क्या सिर्फ चुनावों में महत्वपूर्ण होता है या आम आदमी की जेब का ख्याल रखना सरकार का धर्म है? इन सब पर चर्चा करने के लिए, जैसा कि परिचय आपको मिल ही चुका है, दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव चंद्रशेखर जी, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और हमारे साथ पूर्व मंत्री, मौजूदा सांसद, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी जी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो आज राजीव जी, ये जो आपने नया वेश धारण किया है जब से आप देश की संसद में पहुंचे हैं और मंत्री बने हैं, खास तौर पर इससे पहले नहीं पहनते थे, आप मुंडू में दिख रहे हैं और आरोप ये लग रहा है कि एक के बाद एक कीमतें सेंचुरी मार रही हैं देश में। सर, टमाटर हो, पेट्रोल हो, सब सेंचुरी मारने में लग गए हैं। तो मंत्री जी कुछ बताइए, वेश बदलने में और इस महंगाई में कभी आप निकले हैं क्या टमाटर खरीदने मुंडू पहन के? नहीं, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू उसके लिए। देखिए, महंगाई और इकोनॉमिक जो हमारा इकोनॉमिक आउटलुक है, इसके बारे में आप मैं थोड़ा इंग्लिश और हिंदी में बोलूँगा क्योंकि मेरा यहाँ वैसे भी हिंदी प्रोग्राम में आना मेरे लिए एक बहुत ही लीप ऑफ फेथ जैसे चीज़ है। दिस इज़ नॉट अ ट्रिवियल इशू, क्योंकि हम जो अभी 19 महीने के बाद, कोविड के बाद हम बाहर निकल रहे हैं, वी आर रीचिंग दिस स्टेज आफ्टर एन अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल क्राइसिस। और इसमें ये भूल जाना कि बहुत कुछ हुआ है ग्लोबल इकोनॉमी में, बहुत कुछ डिस्ट्रप्शंस हुए हैं और उसको भूलना नहीं चाहिए। एक दूसरा, ये जो इशू इन्फ्लेशन का जो आप कहते हैं, या फूड प्राइस या पेट्रोलियम प्राइस के बारे में बहुत कुछ चर्चा हुआ है और होता रहेगा भी, इसका डायरेक्ट कोरिलेशन है इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस से। अगर आप देखोगे कि हमारा जो फ्यूल प्राइसेस फॉर द लास्ट 12 मंथ्स हैव, इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस, द ब्रेंट फ्यूल प्राइस हैज़ कॉन्स्टेंटली गॉन अप, और हम एक नेट इम्पोर्टिंग नेशन है फ्यूल्स के। तो हमें इम्यून रहना इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस से, इट इज़ असंभव, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो मैं मानता हूँ कि जो फ्यूल प्राइसेस का जो नरेटिव लोग बना रहे हैं कि इट इज़ समहाउ इंडिया इज़ एन आइलैंड इम्यून फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये गलत है। और फ्यूल प्राइसेस यहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस। एक वो, दूसरा, आपने मेरे धोती के बारे में आपने कुछ कहा। हाँ। ये मतलब टेक अवतार आपका है ना सर? हाँ, आप नहीं, टेक वर्ल्ड से मंत्री बनते ही मुंडू अवतार। इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि मेरा जो आइडेंटिटी है या मेरा जो कॉस्ट्यूम, मेरा जो स्टेट के ड्रेस हैं और मेरे टेक्नोलॉजी आइडेंटिटी में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। मैं यही हूँ। मैं दिल्ली में जब आता था पहले मैं नहीं पहनता था क्योंकि यहाँ पे कोई देयर वाज सम अदर रीति रिवाज, लेकिन यही मैं हूँ और यही मैं रहूँगा। यही आप हैं और यही रहेंगे। और टमाटर खरीदने जाएंगे? हाँ, टमाटर खरीदने जाऊंगा। दाम बताया सर आपको? मैं अभी तक गया नहीं हूँ, तो जब जाऊंगा मैं बताऊंगा आपको। मनीष तिवारी जी, लगभग वही दलीलें हैं जो आपकी सरकार देती थी, अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें, और उसी का असर है कि हम देखते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, हर रोजमर्रा की चीज पर उसकी कीमत बढ़ती है। तो कौन सी जादू की छड़ी हो जाएगी? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो आपका और आज तक का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत मशकूर हैं हम कि आपने अपने इस कार्यक्रम में हमको बुलाया। मुझे याद आ रहा है कि जब वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने वर्ष 2020-21 का आम बजट संसद में प्रस्तुत किया था, तो उसके पहले अंश में उन्होंने एक बात कही थी कि वर्ष 2006 से लेकर 2016 तक, और वैसे वो 2006 से 16 नहीं है, जो वो रेफरेंस है वो 2004 से 14 तक का है, 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया था। ये कोई यूपीए ने बात नहीं कही, कांग्रेस ने बात नहीं कही, भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री ने ये बात कही थी। उनका कहने का तात्पर्य यह था कि 2004 से लेकर 14 तक, इसके बावजूद कि आर्थिक महामारी आई, महामंदी हुई, यूरोजोन क्राइसिस हुआ, जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो निरंतर और लगातार 8% से ज़्यादा साल भर साल 10 साल तक बढ़ती रही। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब 2014 में इनकी सरकार बनी और उसके बाद जो नोटबंदी की एक प्रक्रिया प्रधानमंत्री जी ने
इस देश के ऊपर थोपी, उसके बाद देश की जो अर्थव्यवस्था है वो लुढ़कती गई है। राजीव चंद्रशेखर जी सही कहते हैं कि आज हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो कच्चे तेल की कीमत है वो बढ़ रही है, पर 2014 से लेकर लगभग 2020 तक कच्चे तेल की कीमत एक ऐतिहासिक लो पे रही है, और उस दौरान एनडीए भाजपा सरकार ने उसके ऊपर कर लगाकर 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक भारत की जनता से वसूले हैं। तो इसलिए ये कहना कि तेल की कीमतें आज बढ़ रही हैं क्योंकि कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रही है, ये सही नहीं होगा। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कम थी, जब तेल की कीमत इस देश में 35-40 रुपए होनी चाहिए थी, इन्होंने कर लगाकर पूरे 7 वर्ष तक 7 लाख करोड़ रुपए से अपनी तिजोरी भर ली, और जो आम जनता है उसके ऊपर भार डालते रहे। पहले एक्साइज बढ़ाते हैं, फिर घटाते हैं, फिर अपनी पीठ थपथपाते हैं। सर मुझे ये बताइए कि चुनाव में ऐसी क्या ताकत है कि उस समय अंतर्राष्ट्रीय जो कीमतें रहती हैं वो सब कंट्रोल में आ जाता है, तुरंत प्राइस ड्रॉप हो जाता है। चुनाव में ऐसी क्या ताकत है सर? देखिए, अगेन मैं इसको एक फेसिशियस डायरेक्शन में ले जाना नहीं चाहता। मैं जरा फैक्ट्स, और मैं आपके प्रोग्राम में भी आया था और दूसरे हमारे पॉलिटिकल कॉलीग्स के साथ मैं डिबेट करने की कोशिश कर रहा था, बट विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। इसमें प्लीज़ अंडरस्टैंड कि हम जो 19 महीने के कोविड के दौरान जो हमारे देश पे एंड दुनिया पर ऐसा फिस्कल प्रेशर बन गया था, क्योंकि हमारा एक तौर से इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था और दूसरी ओर गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो रहे थे। आपका मुझसे ये क्वेश्चन है कि आपने एक्साइज ड्यूटी पहले क्यों नहीं घटाया, यही है ना आपका क्वेश्चन? आपने बढ़ाया कोविड टाइम से। बढ़ाया है वैक्सीन के लिए। क्योंकि देखिए, कोई भी सरकार या स्टेट हो या सेंटर हो, उनके लिमिटेड रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के मीन्स है। हमारे पास सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास क्या मीन्स है? कॉर्पोरेट टैक्स इंक्रीज करना, जीएसटी इंक्रीज करना, या एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज करना। या अगर हम एक्साइज ड्यूटी ना इंक्रीज करते तो कॉर्पोरेट टैक्सेशन या पर्सनल इनकम टैक्स या जीएसटी इंक्रीज होता, क्योंकि रेवेन्यू को जो हमारे एक्सपेंडिचर के रिक्वायरमेंट थे 19 महीने में, जब रेवेन्यू घट रहा था, हमने कोई सोशल प्रोग्राम कट नहीं किया। सोशल प्रोग्राम ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, एक्सपैंड हुए हैं। एक बड़ा रियलिस्टिक रिस्पॉन्स है ये, नो बेरेफ्ट ऑफ पॉलिटिक्स। जब कोई भी सरकार इज फेस्ड विथ इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑन वन हैंड एंड एक्सपेंडिचर एक्सपेंशन ऑन द अदर हैंड, एज इज द केस ड्यूरिंग अ पैंडेमिक, तभी उनको मैक्सिमम रेवेन्यू रियलाइजेशन के लिए जो भी उपाय हैं वो करेंगे। एक दूसरा, ये जो कहते हैं ना तिजोरी में डाला है पैसा, ये कोई भाई भतीजे के घर पे तो नहीं गया पैसा हैज बीन रियलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड स्पेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉमन मैन। तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं, जो भी पैसा नरेंद्र मोदी जी सरकार रियलाइज करते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, सोशल प्रोग्राम्स, गरीब के लिए कल्याण, ऐसे प्रोग्राम में डायरेक्टेड, करप्शन फ्री, रिस्पॉन्सिवली इट इज स्पेंड। तो आपका क्वेश्चन ये है कि आपने पहले क्यों नहीं घटाया? और मैं ये कहूंगा कि जैसे इकोनॉमी आप आज के दिन जीएसटी कलेक्शन पहुंच गया है 1.3 लाख करोड़, उसके इंटरसेक्शन में एक्साइज ड्यूटी हैज बीन कट। जब नेचुरल ऑर्गेनिक रेवेन्यूज आर ग्रोइंग, इकोनॉमी इज बाउंसिंग बैक, तब हमने एक्साइज ड्यूटी घटाई। कोइंसिडेंस है कि यूपी में चुनाव है इस टाइम? नहीं, ये देखिए, आपके नैरेटिव में आपको लिंक करना ही है, तो आप लिंक कर लीजिए जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ को भी यूपी इलेक्शन से। लेकिन चलिए सर, एक जो उन्होंने डीमोनेटाइजेशन का जिक्र किया, उस पर एक रिस्पॉन्स आपसे ले रही हूँ, फिर मनीष जी आ रही हूँ। वो एक इंपॉर्टेंट लिंक है, क्योंकि उसके बाद जो इकोनॉमी ने एक डिप देखा, तो सर प्री कोविड भी 2020 में भी ग्रोथ की क्या रफ्तार थी? हम बहुत नीचे पहुंच गए थे। अंजना जी, ये जो एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है कि आप कोविड के बारे में बात ना करें और आपको रिवाइंड करके यू टेक यू बैक टू 2016, दिस इज एन ऑब्वियस पॉलिटिकल प्लॉय। इसमें कितना ट्रैक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो वोटर्स बताएंगे। आज के दिन में हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन हैज बीन इम्पैक्टेड बाय द मोस्ट डिसरप्टिव, वंस इन अ लाइफ टाइम ग्लोबल पैंडेमिक विच इज द कोरोना वायरस। उसके बेसिस पे, उसके कॉन्टेक्स्ट में हमारे परफॉर्मेंस को आप मेजर कीजिए
और बाय द वे आप कंपेयर कीजिए 2008 में इन्होंने जो छोटा मोटा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इनका स्टिमुलस पैकेज वगैरह और देश का क्या हाल हुआ था 9, 10, 11, 12 में, आप कंपेयर कीजिए कि 2019 के बाद 19 महीने के इस कोविड के बाद जब हम इंडिया इज़ द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई, इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पे 10% का ग्रोथ आ रहा है, आप कंपेयर कीजिए कि 2008 के इनके स्टिमुलस पैकेज के बाद देश का क्या हालत हुआ था, एंड उस पर डिबेट करेंगे हम। सर इस पर आपका रिस्पॉन्स। देखिए, राजीव चंद्रशेखर जी ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया है कि जो भारत के धनपशु हैं, जो भारत के पूंजीपति हैं, उनके ऊपर तो कॉरपोरेट टैक्स कम होगा और जो भारत का आम आदमी है उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी का भार बढ़ाया जाएगा। ये जो विकृत मानसिकता है, जो विकृत आर्थिक सोच है इस सरकार की, वो इससे प्रदर्शित होती है कि जो व्यक्ति या जो कंपनी पैसा दे सकती है उससे तो आप पैसा वसूलेंगे नहीं, उसका कॉरपोरेट टैक्स 30% से घटाकर 31% से घटाकर आप 20% करेंगे, और जो आम आदमी है जो इस कोविड-19 की महामारी के नीचे दबा हुआ है, उसके ऊपर, उसके पेट्रोल के ऊपर, उसके डीजल के ऊपर, उसके केरोसिन के ऊपर आप एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते जाएंगे। और एक मिनट अंजना जी, मैं अपनी बात समाप्त कर लूं। उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम यह होता है कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो रोजमर्रा की वस्तुएं हैं, चाहे प्याज हो, चाहे टमाटर हो, चाहे बाकी जो घरेलू उत्पाद का सामान है, एक तो उसकी कीमत बढ़ती है, और दूसरा जो सबसे भयानक कार्यक्रम इन्होंने किया है कि जिस तरह एलपीजी की सिलेंडर के ऊपर कीमत बढ़ाई है। जब 10 साल यूपीए की सरकार थी तो उस समय ये कहते थे कि 300 साढ़े 300 रुपए एलपीजी का सिलेंडर क्यों बिकता है। आज उस एलपीजी सिलेंडर की क्या कीमत है? 1000 रुपए पे वो एलपीजी का सिलेंडर पहुंचा हुआ है। क्या ये आम आदमी के ऊपर नहीं भार डालता? तो इसलिए इनकी जो आर्थिक सोच है, इनकी आर्थिक सोच पूंजीपतियों के लिए है, धन पशुओं के लिए है, भारत के आम आदमी और आम नागरिक के लिए ये फर्क है। 2014 उसके बाद 2019 हर बार अब की बार महंगाई पर मार। मैं सिलेंडर पर आपसे जवाब लूंगी सर, एक छोटा सा मुझसे पूछना है। ये सरकार धनाढ्यों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है, मोदी फला ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, मोदी फला करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद आखिर कांग्रेस पार्टी क्यों लोगों तक ये मुद्दे नहीं पहुंचा पा रही है? क्यों आज पेट्रोल टमाटर की सेंचुरी मारने के बावजूद लोग कांग्रेस की तरफ वैसा रुझान नहीं दिखा रहे हैं? इलेक्टोरली जो उन्होंने कहा कि ट्रैक्शन किससे आएगा, आप मोदी पर वार करें, लेकिन उससे आगे जनता तक ये मुद्दे क्यों नहीं है? क्यों इसके बावजूद कई राज्यों में और अब जो माहौल यूपी में बन रहा है, कांग्रेस दिखती नहीं है सर जमीन पे? अंजना जी, आपने बहुत एक अच्छा सवाल पूछा है, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और उसका जवाब ये है कि हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हुआ है विधानसभाओं का और लोकसभा का, जहाँ से हमारी लोकसभा की सांसद जीत के आई हैं, उस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई था। और ऐसा नहीं है कि महंगाई इस देश में मुद्दा नहीं है। अगर आप कोई भी सर्वे करवाएं, आम आदमी अगर किसी चीज़ से परेशान है, प्रताड़ित है, वो महंगाई की मार से है। और इसका जो असर है वो चुनाव में तो दिखने को मिलेगा, पर चुनाव से ऊपर उठकर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप कोविड-19 की दुहाई देते हैं, तो क्या आपका ये उत्तरदायित्व तो नहीं बनता कि जिसके ऊपर कोविड-19 की महामारी की सबसे बड़ी मार पड़ी है उसको आप राहत पहुंचाएं और ना कि भारत के पूंजीपतियों को? पूंजीपतियों को आप फायदा पहुंचाते हैं और एलपीजी की कीमतों की मार आम आदमी झेल रहा है। बैकलैश का डर नहीं लग रहा आपको यूपी में? ये देखिए, मैं मानता हूँ आयरनीज तो कांग्रेस के आजू बाजू तो इट इज़ सराउंडेड बाय आयरनीज, बट ये जो क्लेम है फ्रॉम अ पार्टी हुज लीडर स्पेंड्स हाफ द टाइम अब्रॉड, ये बड़ा एक आयरनी ऑफ आयरनीज है। मैं आपको छुट्टी इतनी क्यों खटकती है आप लोगों को? लेट मी फिनिश, मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। ये बड़े प्रो आम आदमी पार्टी है,
प्रो आम आदमी पार्टी है, लेकिन उनके स्टेट्स में एक्साइज ड्यूटी का कुछ रिडक्शन नहीं है फॉर पेट्रोलियम, बट दे आर वेरी प्रो आम आदमी। दूसरा, ये जो सजेशन है मनीष जी का, जब इकोनॉमी इज वर्स्ट हिट ड्यूरिंग कोविड और जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, लाइवलीहुड है, जो कॉरपोरेट्स हैं, उन पर आप कॉरपोरेट टैक्सेस इंक्रीज करो ताकि इकोनॉमी राइज करे ही नहीं। ये इनका इकोनॉमिक मॉडल है। मैं इसमें डिबेट करना नहीं चाहता, इनको डिसाइड करना है आर दे लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट और आर दे सेंट्रिस्ट एज दे यूज्ड टू बी एट वन पॉइंट। आपको सोशलिस्ट बनना है, बनिए, आप लेके जाइए लोगों के सामने अपने सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को। हम बड़े साफ से कहते हैं, वी बिलीव हमारे इकोनॉमी में एंटरप्रेन्योरशिप की एनर्जी होनी चाहिए, हम एंटरप्रेन्योरशिप को इनेबल करेंगे, हम बिजनेसेस को खड़ा करेंगे ताकि बिजनेसेस जॉब क्रिएट करें, इन्वेस्टमेंट क्रिएट करें। हम ये करेंगे इन अ मैनर वेयर देयर इज नो क्रोनिक कैपिटलिज्म दैट वी सॉ ड्यूरिंग कांग्रेस। ये हमारा एक क्लियर खुला रवैया है। अच्छा, आपको हमें बता, यू हैव टू कॉल अस प्रो कैपिटलिस्ट, पूंजीपति, जो भी कहना है कहिए, लेकिन हमारे इकोनॉमिक पॉलिसीज आर एम्ड एट एड्रेसिंग द पुअर एंड द अंडर प्रिविलेज। जैसे आपने देखा 1.7 लाख करोड़ का गरीब कल्याण योजना ड्यूरिंग कोविड हमने इंप्लीमेंट किया है विदाउट लीकेज, विदाउट करप्शन। तो हम जानते हैं एमएसएमईज के पास कितने, कैसे हम इमरजेंसी लोन गारंटी स्कीम दे। जैसे 2008 में हुआ था स्टिमुलस पैकेज, जहां पे पूंजीपतियों का रीस्ट्रक्चरिंग किया गया था, लोन दिए गए थे, जो लोन 2012, 13, 14 में एनपीएस हुए थे, वो किसका सरकार था, किसने किया? मनीष तिवारी जी बताएं। एलपीजी एलपीजी। देखिए, इन्फ्लेशन क्यों नहीं रोक पा रही आपकी सरकार? नहीं, देखिए मोदी जी आए, आप लोग मोदी मैजिक, मोदी है तो मुमकिन है, ये कीमतें बेतहाशा बढ़ेंगी तो अल्टीमेटली एक बैकलैश आप पे आएगा। मैं हमारे इन्फ्लेशन रिकॉर्ड आपके सामने और आपके ऑडियंस के सामने रख दूं। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए, इकोनॉमी हमारे मींस दिल्ली में थोड़ा ये डिजीज चलता है कि हमारा मेमोरी इज वेरी शॉर्ट। 2014 में वी वर इन अ हाई इन्फ्लेशन, लो ग्रोथ, लो इन्वेस्टमेंट मॉडल, और वो 3 साल से चल रहे थे, 11, 12, 13, 14। लो इन्वेस्टमेंट, लो ग्रोथ, हाई इन्फ्लेशन, ये था इनका देन। हमने 2014 से 2019 तक वी मैनेज्ड अ हाई ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन, मॉडरेट इन्फ्लेशन मॉडल वेयर इन्फ्लेशन नेवर क्रॉस 4%। इनके टाइम में इन्फ्लेशन था 11%, और ये हमें ज्ञान दे रहे हैं इन्फ्लेशन मैनेजमेंट के बारे में। सर कुछ नहीं, एक मिनट अंजना जी, ये मैं मानता हूं कि आज के दिन में कोविड के कारण बहुत सारे सप्लाई चेन में, फ्यूल सप्लाई चेन में, हाइड्रोकार्बन सप्लाई चेन में बहुत सारे डिस्ट्रप्शंस हुए हैं, और हमारे जो इंटरनेशनल क्रूड एंड फ्यूल प्राइसेस में बहुत सारा वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं। ये तो एक, दिस इज अ फैक्ट, मुझे कुछ इसमें डिनाई करने के लिए है नहीं। उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है हमारे डोमेस्टिक प्राइसेस ऑफ एलपीजी एंड इन क्रूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। इसमें दिस इज अ फैक्ट। इसका क्या होगा आगे वाले दिनों में, मैं मानता हूं एज थिंग्स सेटल डाउन और ग्लोबल इकोनॉमिक जो जिससे डिस्ट्रप्शंस हैं वो जो थोड़ा सेटल डाउन हो जाएंगे, मैं मानता हूं पेट्रोलियम प्राइसेस विल आल्सो मॉडरेट इंटरनेशनली एंड सो विल दे मॉडरेट इन इंडिया। नहीं तो सर राष्ट्रवाद, गन्ना और जिन्ना तो है ही चुनाव के लिए। देखिए, मैं तो उसमें उलझा लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर मस्टर्ड ऑयल में हमारा नैरेटिव है डेवलपमेंट, न्यू इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। जो उन्होंने सवाल पहले पूछा था उस पर मैं आ रही हूँ, प्राइवेटाइजेशन और ये सब कॉन्सेप्ट लाने वाली कांग्रेस के आप लेफ्ट ऑफ लेफ्ट हो गए, एयर इंडिया बेच दिया, सब बेच देंगे। राहुल गांधी जी रोज खड़े होकर बोलते हैं ये बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं, क्या मतलब है इसका? देखिए, मैं बहुत ध्यान से राजीव चंद्रशेखर जी की बात सुन रहा था और मन ही मन मुस्करा रहा था कि असमंजस में कौन है। मुझे याद आ रहा था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तो कहते थे कि ये मनरेगा गड्ढे खोदने की स्कीम है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर वो गड्ढे खोदने और गड्ढे भरने की स्कीम थी तो पिछले 7.5 साल में आपने उसको बंद क्यों नहीं किया? और आज की तारीख में जो मनरेगा की डिमांड है
वो जब से वो कार्यक्रम शुरू हुआ था 2005 से सबसे ज्यादा है। और उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि भारत का जो कृषि क्षेत्र है उसमें बहुत सिवियर एग्रेरियन डिस्ट्रेस है। तो सिर्फ महंगाई की मार ही नहीं है, उसके साथ साथ सबसे ज्यादा सिवियर एग्रेरियन डिस्ट्रेस है, क्योंकि जो लोग शहर से पलायन करके गए हैं और अपने गांव में वापस गए हैं, उनको कौन सा काम मिल रहा है? जो काम सबसे कम एम्प्लॉयमेंट गारंटी के तहत मिलता है, मनरेगा के तहत मिलता है। तो इसलिए ये कहना कि अंतरराष्ट्रीय बाजार की वजह से आज परिस्थितियां खराब हैं, माफ कीजिएगा, भारत की अर्थव्यवस्था को छलनी करने का, ध्वस्त करने की जिम्मेवारी इनकी है। कार्यक्रम शुरू हुआ 2016 नोटबंदी से, उसके बाद जिस तरह से इन्होंने जीएसटी क्रियान्वित किया, और आपने बिल्कुल सही कहा था, वर्ष 2019-20 में कोविड शुरू होने की महामारी शुरू होने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल जमीन पर पहुंच गई थी। कोविड को क्यों नहीं मानते सर आप? देखिए, ऐसा है कि ये तो वैश्विक महामारी है। देखिए, जहां तक कोविड-19 का सवाल है, कोई इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि कोविड-19 का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। पर अगर ये सरकार ये कहना चाहे कि जो इनकी इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है, वो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट कोविड-19 के तहत ये छुपाना चाहें, तो उससे वो हमको स्वीकार नहीं है। मोटी मोटी बात ये है कि जब नोटबंदी हुई थी तो 3 चीजें कही गई थी कि ये काला धन खत्म कर देगी। क्या काला धन खत्म हो गया? ये कहा गया था कि आतंकवादियों को फाइनेंस रुक जाएगा। क्या आतंकवादियों का फाइनेंस रुका? आपने कहा था कि हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे। क्या आप डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़े? आज आपकी अर्थव्यवस्था में ज्यादा कैश है बनस्बत जिस दिन आपने नोटबंदी की थी। तो इसलिए अगर आप हर चीज को एक परिप्रेक्ष्य में देखो तो इनकी जो नीयत और नीति है वो साफ नहीं है। ये कहते हैं कि प्रदेश सरकारें क्यों नहीं एक्साइज क्यों घटा देती। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो आपने कमिटमेंट प्रदेश सरकारों के साथ किया था, जब आपने जीएसटी लागू किया था कि आप उनको कॉम्पनसेशन देंगे, आप तो उससे भी मुकर गए। जब प्रदेशों को इकट्ठा होकर हल्ला बोलना पड़ा तो आपने वो जीएसटी कॉम्पनसेशन उनको दिया। तो इसलिए इस बात से ये सरकार भाग नहीं सकती कि पिछले 7.5 साल में इनकी जो अर्थव्यवस्था का संचालन है, वो अर्थव्यवस्था का संचालन पूरी तरह से विफल रहा। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपका सवाल क्या है? सर, अक्सर यही होता है अपनी बात कहने में। मेरा सवाल आपसे ये था सर, प्राइवेटाइजेशन को लेकर, और आप लोग क्या आप सेंट्रिस्ट रहे हैं या लेफ्ट ऑफ लेफ्ट हो गए हैं? सब कहते हैं कि अब तो सब बेच देंगे मोदी जी। देखिए, जहां तक निजीकरण का सवाल है, हमारा सदा यह मानना रहा है कि अगर आप सरकारी कंपनियां बेचते हैं, उन सरकारी कंपनियों को बेचकर आप ड्यूरेबल और सस्टेनेबल एसेट्स क्रिएट कीजिए। पर अगर आप सरकारी कंपनियां सिर्फ इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि आप अपना वित्तीय घाटा पूरा करना चाहते हैं, आप अपना बजट डेफिसिट पूरा करना चाहते हैं, तो वो हमको बिल्कुल स्वीकार नहीं है। यू कैन नॉट सेल द फैमिली सिल्वर इन ऑर्डर टू ब्रिज योर फिस्कल डेफिसिट। वित्तीय घाटा आप अपना बनाए हुए गड्ढे को भरने के लिए करते हैं, ये उनका आरोप है। नहीं, उससे पहले मैं एक जरा पॉइंट आउट कर दूं। आई डोंट ग्रज मनीष जीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि कांग्रेस का एक दे हैव नो फिक्स्ड इश्यू ऑन विच दे वांट टू अटैक अस। तो इनका एक मूविंग गोल पोस्ट का स्ट्रैटेजी है। ये नहीं लगा तो हम डिमोनेटाइजेशन के बारे में बात करेंगे, वो भी नहीं लगा तो 2014 के बारे में बात करेंगे, वो भी नहीं चला तो 7 साल के रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे। आज के दिन में फैक्ट्स आर द फॉलोइंग: वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, टिक मार्क. We are receiving the highest FDI in the world, tick mark. We have just come out of the worst economic, healthcare, livelihood pandemic in the world, tick mark. And we have come out of it most successful than any other country in the world. ये भी tick mark. अच्छा, इसके बाद मैं एक और जरा फुटनोट दे दूं। आप कंपेयर कर दीजिए हमारे परफॉर्मेंस, हमारे सरकार के परफॉर्मेंस और इकोनॉमिक सिचुएशन टू 2008। ये भी कंपेयर कर लीजिए। इसमें कोई मूविंग गोल पे उसका सिचुएशन तो है नहीं।
आप आप ये फैक्ट्स हैं। आप इनको G23 का मानकर डोरे तो नहीं डाल रहे नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं तो यही कह रहा हूं कि कांग्रेस का एक इश्यू हो गया है उनको। वो जानते नहीं है कि किस इश्यू पर हमें नेल करें। तो ये एक दे हैव अ बास्केट ऑफ इश्यूज। ये नहीं चला तो ये चलाएंगे, ये नहीं चला तो पूंजीपति नहीं चला तो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, ये नहीं हुआ तो डिमोनेटाइजेशन। बट आज के रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस, इन फ्रंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। वी आर द कंट्री रिसीविंग द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ FDI इन द वर्ल्ड। एग्रीकल्चर के बारे में कह रहे हैं, कल Q2 GDP के नंबर आए थे 2 दिन पहले, उसमें दिखा रहे हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज द हाईएस्ट एवर इन दिस कंट्री ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक। आवर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स आर द हाईएस्ट एवर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ये सब हो रहा है, लेकिन ये मानते हैं हमारे इकोनॉमिक मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। उनका इकोनॉमिक मैनेजमेंट 2008 का बहुत अच्छा है। ठीक है, आपका हाईएस्ट एक में मिनट, से मुझे कुछ नहीं, तो मैं कीमत नहीं, बताने मैं एक दीजिए। और पॉइंट बनाना चाहता हूं। यही लोग, मैं आई वांट टू कोट सम थिंग्स। 2021 मई में ट्वीट, नो वैक्सीन, लोएस्ट GDP, हाईएस्ट कोविड डेथ्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज रिस्पॉन्स, राहुल गांधी। अच्छा, महारथी चिदम्बरम जी, 2008 के इकोनॉमिक स्टिमुलस प्लान के आर्किटेक्ट हैं, वो हमेशा ज्ञान देते हैं कि आवर इकोनॉमिक मैनेजमेंट इज नॉट एज गुड एज हिज। बाय द वे, लोग, देश के लोग कह रहे हैं, थैंक यू वेरी मच चिदम्बरम जी, आप होते तो 2008 के दुगना यहाँ पे आज के प्रॉब्लम होते। सो लोग जो जानते हैं इकोनॉमी के बारे में, लोग जो एक्सपीरियंस करें इकोनॉमी के बारे में, दे अंडरस्टैंड कौन सही है कौन गलत है। अभी डिबेट के लिए मनीष जी और कांग्रेस के नेता लोग कुछ भी कहेंगे, बोलते रहेंगे, बट द फैक्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। मैं कुछ कीमतें सर आपको एक बार सुनाना चाह रही हूँ। मई 2014 मई 20 को जब मोदी जी की सरकार आई थी, सरसों तेल की कीमत 102 रुपए प्रति लीटर थी। नवंबर 30 2021 में ₹203 पर लीटर, डबल। अरहर दाल जो 2014 में 58 रुपए थी, वो अब 110 रुपए है। जहां जहां आपने डबल किया है वही वही मैं गिना रही हूँ। आटा में 21 से 25 हुआ है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी है। राइस में देखिए 29 से 31 किलो। ये सब तो बेसिक चीज़ है जो देश की जनता को चाहिए। पेट्रोल 71 रुपये थे उस समय, 71 रुपीज़ से अब 103 आ गया है। तो अब सवाल है कि ये मिसमैनेजमेंट नहीं है, मैनेजमेंट है, क्या है ये? नहीं, मैं ये कोई डिनाई नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट, मैं इसको स्पिन नहीं कर रहा हूँ कि ये है, ये अच्छा है, ये गलत। मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे कोविड के कारण कॉन्सिक्वेंसेस हैं और कॉन्सिक्वेंसेस ग्लोबली हैं। ये इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस इंडिया में तो नहीं इंक्रीज हो रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग इंटरनेशनली। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि there is absolutely an acknowledgement on the part of the government that there are problems, but those problems will be solved. Give us time, बोल दिया है सरकार ने। ये हम कोई डिनाइल में नहीं है कि इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस आर नॉट गोइंग अप, इसीलिए तो हमने एक्साइज ड्यूटी कट किया है। वी कट द एक्साइज ड्यूटी। कांग्रेस वाले स्टेट एक्साइज ड्यूटी क्यों नहीं कट कर रहे हैं, पूछिए उनसे। ठीक है, एक इसका जवाब। और साथ ही अल्टीमेटली आपको लगता है महंगाई इतना बड़ा मुद्दा बनेगा सर? राष्ट्रवाद, गन्ना, जिन्ना सब आएगा, आप लोग के पास काट ही नहीं है उसका। देखिए, ऐसा है अर्चना जी, इस सरकार का जो रवैया लगता है कि ये सरकार पूरी तरह से इस बात को नकारना चाहती है कि कोई समस्या ही नहीं है। तो अगर इनका ये रवैया है कि भाई ऑल इज वेल, तो उसके ऊपर कोई क्या बहस हो सकती है? क्योंकि इनका जो रवैया है कि नोबडी किल्ड जेसिका, तो उस रवैये के सामने तो कोई बात बहस हो नहीं सकती। सवाल ये है कि ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार की दुहाई दे लें, ये कहीं और के बाजार की दुहाई दे लें, आज जिसको जरूरत है मदद की उसको मदद नहीं मिल रही है। तो आप राजस्थान सरकार से कह लीजिए। राजीव, मैं तो आपको इंटरप्ट नहीं किया था, इतने उत्तेजित मत होइए। एक जो शिष्टाचार होता है बहस का, उसका सम्मान कीजिए। तो इसलिए चाहे जो आम आदमी है, चाहे आलू की बात कर लो, प्याज की बात कर लो, टमाटर की बात कर लो, तेल की बात कर लो, LPG की बात कर लो, वो मर रहा है, उसको आज राहत की जरूरत है। और राहत किसको दी जा रही है? उस पूंजीपति को जिसका कोविड-19 के समय जो टर्नओवर है, जो प्रॉफिट है, वो दुगना और तिगना हो गया।
और उनके ऊपर आप टैक्स काटते हैं। जिनको मदद की जरूरत है उनको मदद आप देते नहीं हैं। अगर हम कहते हैं कि अगर मनरेगा की डिमांड बढ़ी हुई है और उसके कारण अग्रेरियन डिस्ट्रेस है, आप हमको आंकड़े सुनाते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ा हुआ है। वो स्टैलिन ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी जो इनके सरकार पे लागू होती है, दैट स्टेटिस्टिक्स डोंट ब्लीड। तो अगर आप छोटा सा रिस्पॉन्स। अगर आप स्टेटिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर जो आम आदमी की पीड़ा है उसका आंकलन करना चाहते हैं तो मुझे इसके आगे और कुछ कहना नहीं है। मैंने स्टैटिस्टिक्स कहा है आपको, मैंने जीडीपी ग्रोथ के बारे में कहा है, मैंने एफडीआई के बारे में कहा है, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कहा है। मैं अगर मान भी लूँ कि मनीष जी का जो डिस्ट्रेस है सिंसियर है, मैं मान भी लूँ तो आप वो कहें राजस्थान गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट से, जहाँ पे भी कांग्रेस के गवर्नमेंट है, वो आज ही फ़ोन करके कहें कि वहाँ के एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोलियम घटाएं ताकि वहाँ के इन्फ्लेशन, वहाँ के फूड प्राइसेस पे इम्पैक्ट बने। वो आप फ़ोन करें आज। सर, शायद इनको जानकारी नहीं है, वो एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है। पंजाब सरकार ने दीपावली से पहले ही तेल के ऊपर, अब तुम राजस्थान पे आ गए, जवाब तो देने दो ना। तो इसलिए वो एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है। मैं मंत्री जी को ये आग्रह करना चाहता हूं कि थोड़ा ज्ञानवर्धन करके फिर कि हर बात का जवाब दें। ये अच्छा है कि आपका मंच नहीं है, आपका मंच है, संसद नहीं है, नहीं तो बात कहीं और चली जाती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को निकलना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं इनके जैसे ज्ञानी तो हूँ नहीं, मैं लॉयर भी नहीं हूँ, तो मैं आई एम विलिंग टू कंसीड दैट वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, लेकिन मैं बड़ा क्लियर स्पष्ट कर दूं कि वी हैव कम आउट ऑफ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, लेकिन हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो इंडिया विल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड इकोनॉमिकली इट विल ग्रो एंड बिकम मोर प्रॉस्परस। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।